16-17 की एज में किसी को सोचना कि मैं दूसरे एथलीट्स की हेल्प करता हूँ। स्कूल मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, लाइक या तो वो मेरी सिस्टर को पढ़ा सकते थे या तो वो मेरे को पढ़ा सकते थे। बहुत सारे लोग होंगे आपके जैसे जिनको इंजरी हो जाती है, कोई स्पोर्ट खेलते हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में पास आउट नहीं हो पाते तो कर लेते हैं। डोपिंग के मामले इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं? यूपी में 300 करोड़ रुपए फंड गया था स्पोर्ट्स के लिए और वो फंड वापस आ गया। क्या शूटिंग में पैसा बहुत है? जो गन है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 1.5 लाख से होती है। 1000 से 2000 रुपये डेली का खर्च। पैसे को देखकर अगर आपको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो आई थिंक ज्वाइन मत करो। काउंटी पिस्टल का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैं कभी शूटर तो बनना नहीं चाहता था। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने फोर्सफुली शूटिंग को ज्वाइन करा। 1.5 साल में अगर आप मेहनत करते हैं तो प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं। सीबीएसई क्लस्टर से किसी स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक। मैं नहीं, पूरा इंडिया आपसे कहता है कि बट रिजल्ट क्यों नहीं आता। पढ़ाई से ज़्यादा ये पढ़ाई से इक्विवेलेंट स्पोर्ट्स होना चाहिए। पढ़ाई की स्पोर्ट्स के सामने कोई वैल्यू नहीं रह गई। स्टूडेंट्स को एक स्पोर्ट्स करना ही करना है। पहले अगर 10,000 की डिमांड थी तो आज 10 लाख की डिमांड है। पैसे नहीं है तो आप बैडमिंटन स्पोर्ट्स में कभी मत आओ। एक लाइन जो आप स्कूल के लीडर्स को कहना चाहेंगे कि ये प्लीज मत करिए स्कूल स्टूडेंट्स के साथ मिस अलाइन हो जाता है, वो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स या लव लाइफ। स्त्री और मिस्त्री बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान से जिन्होंने लिटरली अपना एम स्कूल के सिलेबस से बाहर ले जाके सीधा मेडल पे लगाया। शिवम ठाकुर, एक नाम जो सिर्फ शूटर नहीं, एक यूथ इंस्पिरेशन है। नेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इनकी ऑर्गेनाइजेशन SGADF ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को स्पोर्ट्स में हेल्प करती है। उनकी फाउंडेशन सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, स्कॉलरशिप्स, मेंटोरशिप्स और कई तरीकों से बच्चों को हर लेवल पे हेल्प करती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या टीचर हो या पेरेंट हो, अगर आप स्कूल के बाहर के टैलेंट को जानना चाहते हो तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। स्कूल कास्ट विद अव्यक्त एपिसोड 18। ऑल्सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारे गेस्ट का लेवल बढ़ता रहे और हम आपको और वैल्यू प्रोवाइड करते रहें। हेलो शिवम भाई, वेलकम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू सो मच। आपने 19 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और अब हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, एक मैं लेमैन हूँ तो उस 2 लाइन में आप बताओगे कि काउंटी पिस्टल का इजी लैंग्वेज में क्या मतलब है? अगर मैं 5 साल का बच्चा हूँ और जानना चाहता हूँ तो क्या मतलब है इसका? मतलब तो सिमिलर ही है। शूटिंग है, शूटिंग स्पोर्ट्स है, उसमें 2 वे हैं। सारे स्पोर्ट्स में 2 से 3 वे रहते हैं टीम में एंटर करने के लिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में भी एक सिलेक्शन टीम रहती है, एक सर्विसेज की टीम रहती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट इंडिया को ही करती है। तो सेम एज इट इज़ होता है शूटिंग में भी यही है कि काउंटी भी एक है और जो फार्मर टीम्स का वर्क करती हैं वो भी सेम वही वे है। ओके, ग्रेट भाई। आप बताएंगे भाई आपकी एज क्या है, आपकी जर्नी क्या रही, आपने कहाँ से शुरू किया? बेसिकली मैं कभी शूटर तो बनना नहीं चाहता था। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था। Really? तो ये अनफॉर्चुनेटली मतलब एक फोर्सफुली, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने फोर्सफुली शूटिंग को ज्वाइन करा, देन शूटिंग मैंने स्टार्ट करा एंड होप सो कि एक जुनून था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो रहता है, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। स्कूल में मैं बैक बेंचर था एंड स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से था कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लाइक स्पोर्ट्स से मेरे को ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स मेरे लिए अब कुछ है नहीं। जब मेरे पैर में चोट लगी क्रिकेट कैंप के दौरान, देन उस समय फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उस समय लेकिन मेरे अंदर ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ था कि मैं स्पोर्ट्स में ही मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। क्योंकि मैंने एजुकेशन में मेरा इतना था नहीं संबंध एजुकेशन से कि मैं सही से पढ़ पाऊँ या सही से मैं पढ़ता था। तो स्कूल लाइफ भी मेरी बहुत डिफरेंट थी, तो इस वजह से स्पोर्ट्स ही मैंने चूज़ करा। क्रिकेट से जब मेरा इशू हुआ, जब मेरे पैर में चोट लगी, देन उसके बाद हमने वर्क ये स्टार्ट करा कि ठीक है, अगर मैं नहीं खेल सकता तो मैं और बच्चों को ज़रूर खिला सकता हूँ। देन उसके बाद मैंने, कौन सी एज की बात है भाई? ये 2016 की बात है, 2016 एंड की बात है। ये नवंबर। आपकी एज क्या थी तब? ऑलमोस्ट होगी 16-17 साल। Okay. तो देन उसके बाद फिर हमने ये प्लान करा, मतलब मैंने खुद ने प्लान करा कि ठीक है, अगर मैं खेल नहीं सकता तो मैं खिला ज़रूर सकता हूँ। क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने खो खो खेला अपने स्कूल लेवल पे, कबड्डी खेला, एथलेटिक्स में था मैं, एंड फिर मैंने फुटबॉल भी खेला था कुछ टाइम तक। क्रिकेट तो मैं खेलता ही था कंटिन्यू। तो मेरे पास अच्छी नॉलेज थी स्पोर्ट्स की।
देन उसके बाद हमने 2017 में क्या करा कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, ये सोचकर कि अगर मैं नहीं खेल सकता लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं और बच्चों को ज़रूर खिला सकता हूँ और बच्चों को मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। देन उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, द नेम इज स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन। ओके। एंड मैंने जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने लोकली 5-6 स्कूलों में स्पेशली जा कर बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट करा। एंड जहाँ से मैं आता हूँ उस टाइम वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पे स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है एंड स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी वहाँ से काफ़ी सारे निकल रहे हैं। देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि लाइक सिखाते सिखाते दिमाग में ये भी आया कि यार अभी तो मेरी कोई उम्र नहीं हुई कि मैं कोच बनना चला, कि बिल्कुल। कोच की कोई मेरी उम्र भी नहीं थी। फिर मेरे में यह है कि ठीक है, क्रिकेट नहीं कोई दूसरा स्पोर्ट्स हम ट्राई करते हैं। तो शूटिंग से पहले मैंने आर्चरी ट्राई करा, ओके। बट आर्चरी इतना मेरे को समझ आया नहीं क्योंकि उसमें भी फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए थी। देन फिर उसके बाद मैंने शूटिंग ट्राई करा। शूटिंग इस वजह से मुझे पसंद आया क्योंकि लाइक स्कूल टाइम में मैं बहुत बदमाश था, ओके। लाइक स्टूडेंट वाला जो स्टूडेंट गैंग लीडर होता है उस टाइप का मैं था। कौन से स्कूल से हैं भाई आप? मैं सरदार पटेल स्कूल से था। ओके। वो नोएडा में था स्कूल वो। देन उस टाइम मतलब एक मैं लीड करता था अपने, लाइक मैं क्लास का मॉनिटर, मतलब क्लास 5th से लेके क्लास 8 तक मैं मॉनिटर रहा। तो मतलब एक वो कि मॉनिटर इस वे पे नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मॉनिटर इस वे में था कि मैं शरारती बहुत था। अगर उनके टीचर्स के काबू में आ गया तो इट मीन्स कि पूरी क्लास काबू में आ गई। तो ऐसी ही मेरी स्टोरी थी। देन उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, अब मुझे कुछ भी करके मेरे बैक पे इंडिया प्रिंट होना चाहिए, बैक इन द सेंस कि मेरे बैक पे इंडिया प्रिंट होना चाहिए। और वो मेरे दिमाग में फिर सेट हो गया। फिर मैंने शूटिंग रेंज में फर्स्ट डे जाके मैंने गन उठाई, तो मतलब एक हैप्पीनेस ही आई अंदर से कि नहीं नहीं यार ये अपने लिए बनी है, इसको करेंगे ज़रूर। देन फिर मैंने करा, फिर मेरे को 1-2 अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और मेरा ये था कि एक स्पोर्ट्स में क्या रहता है ना कि आप सीखने से पहले आपको खुद में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं क्रिकेट खेलने का सोचूं और मेरे को यही नहीं पता कि वाइट बॉल क्या है, नो बॉल क्या है, बाउंसर क्या है, Definitely, बिल्कुल। तो नॉलेज होनी ज़रूरी थी। बिल्कुल। तो शूटिंग में भी ऐसा था कि पहले मैंने पूरी डीप स्टडी कर ली कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। देन उसके बाद मैंने अपनी शूटिंग स्टार्ट करी। भाई थैंक यू, आपकी जर्नी इतनी बढ़िया लगी। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सीतामढ़ी शहर से। ओके। और आप वहीं पर बड़े हुए? नहीं, मेरा बॉर्न नोएडा में ही हुआ, मैं नोएडा में ही पला बड़ा, नोएडा से ही और नोएडा में स्कूल में पढ़े? नोएडा तो स्कूल में पढ़ा। आपकी आपने पिस्टल कौन सी एज में शुरू किया? पिस्टल मैंने 2017 में स्टार्ट करा था, व्हेन आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। 17 ईयर्स पे शुरू किया। तो इतना बड़ा स्टेप आपने लिया। आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं कि 16-17 की एज में किसी को सोचना कि मैं दूसरे एथलीट्स की हेल्प करता हूँ इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर पहले से ही, क्योंकि हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में हमें सिखाते हैं कि पहले सर्विस करो फिर तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इंडिया में होता है तुम अपना पहले पहले फ़ायदा अपना करते फ़ायदा रहो, करो। कभी ना कभी तुम दूसरे का कर हाँ पाओगे जो कभी आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ग्रेट वर्क यार, वेरी वेल डन। थैंक तो यू। आप कुछ बताएंगे कि आपके स्कूल ने आपको कैसे सपोर्ट किया? क्या स्कूल को, जब आप स्कूल में थे जब आपको पिस्टल स्टार्ट करना था, क्या नहीं, स्कूल मैं ने सपोर्ट किया? स्कूल में नहीं था, स्कूल मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। मैंने एजुकेशन 10th तक करी। फिर उसके बाद लाइक मेरी फैमिली बहुत लाइक मिडिल क्लास से भी बोल सकते हैं बहुत कम थी कि लाइक वो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा। लाइक या तो वो मेरी सिस्टर को पढ़ा सकते थे या तो वो मेरे को पढ़ा सकते थे। और मतलब ये था कि उस समय कि लाइक मेरे को ये पता था कि मैं पढ़ने में इतना हूँ नहीं और टाइम वेस्ट, मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये कि ठीक है मुझे स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। देन फिर मैं स्टार्ट स्पोर्ट्स में ही करता रहा। देन नाउ आई एम इन दिस स्टेज। ग्रेट। मतलब आपने स्कूल छोड़ने के बाद पिस्टल में एंटर किया। हाँ, जब स्कूल आप छोड़ने के स्कूल बाद। में थे, क्या आपको स्कूल से स्पोर्ट्स के लिए एंकरेजमेंट मिला? क्या स्कूल ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि तब आप क्रिकेट भी खेलते थे, आप दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलते थे। नहीं, स्कूल से कभी भी हमें सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि सिस्टम अब बदला है स्पोर्ट्स का स्कूलों में। पहले तो सैटरडे के दिन एक पीरियड होता था स्पोर्ट्स पीरियड, एब्सोल्युटली। एंड उसके बाद पहले स्पोर्ट्स एकेडमीज़ भी नहीं होती थी इतनी। मेरे टाइम में क्रिकेट की एकेडमी बहुत दूर दूर होती थी। मैं नोएडा से चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली जाता था बाई साइकिल, कभी पैदल भी मुझे जाना पड़ता था क्योंकि उस समय जुनून था। देन उसके बाद स्कूल टाइम में मेरे को कोई ऐसा अच्छा सपोर्ट कभी मिला नहीं मेरे स्कूल से, क्योंकि मैं स्कूल की टीम में मेन एज अ मीडियम पेसर बॉलर भी था। लेकिन कभी स्कूल ने हमें सपोर्ट नहीं करा स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन ओके। आज का टाइम है कि आज स्कूल्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, सीबीएसई क्लस्टर गेम्स हैं,
CBSE SGFI नेशनल गेम्स होते हैं, तो आज का टाइम अलग है, डिफरेंट है। आजकल आई थिंक चीज़ें चेंज हो रही हैं, सिस्टम भी चेंज हो रहा है, एनईपी आया है, गवर्नमेंट बहुत चीज़ें कर रही हैं, लेट्स होप हाँ, अच्छा हो। अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोग होंगे आपके जैसे जिनको इंजरी हो जाती है, कोई स्पोर्ट खेलते हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं, वो स्पोर्ट से बिल्कुल मन उठ जाता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने भी इतनी अच्छी रिकवरी करी। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी गिव अप नहीं कर सकते हैं। आज मेरा क्रिकेट से कोई नाता नहीं है और क्रिकेट देखकर मुझे चिढ़ ही होती है। बिकॉज चिढ़ क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीजन है। मेरे कोच फूलचंद सर थे, शिवम मावी नोएडा का से ही है वो प्लेयर। बिल्कुल, जो केकेआर के लिए जो खेलते हैं। केकेआर के लिए खेलता है, तो जब मैं बॉल डालता था तो वो नेट के पीछे खड़ा रहता था ओके। और हमारे कोच ये कहते थे कि तू कुछ मत कर, सिर्फ तू उसकी बॉल देखता रहे। ओके। तो आज वो अंडर 19 इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका है। मतलब एक तरीके से, मतलब मैं क्रिकेट को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था कि मतलब शायद मैं उसकी जगह हो सकता था और शायद मैं बहुत कुछ चेंज कर सकता था। लेकिन ठीक है, स्पोर्ट्स ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आज अगर आप मेरे को जान भी रहे हैं तो स्पोर्ट्स की वजह से जान रहे हैं। बिल्कुल। तो गिव अप करना, या स्टूडेंट्स आज के टाइम में कोई पास आउट नहीं हो पाता 12th में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हो पाता तो सुसाइड्स कर लेते हैं। तो आई थिंक गिव अप करना कोई बहुत बड़ा वो रूल नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक दूसरा चांस तो देके दो, क्या पता उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी हो। बिल्कुल, और आई थिंक गिव अप करना तो इजी ऑप्शन है, ये आपके हाथ में है कि आप इजी ऑप्शन चूज करेंगे या मुश्किल करेंगे और शिवम ठाकुर की तरह आगे जाएंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस अब बढ़ रही है, बट वो उस लेवल तक बात नहीं हो रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा ये पढ़ाई से इक्वलेंट स्पोर्ट्स होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एज एन स्पोर्ट्स पर्सन की पढ़ाई की स्पोर्ट्स के सामने कोई वैल्यू नहीं रह गई। अगर आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आज के टाइम में स्पोर्ट्स में सब कुछ है, एवरीथिंग इन स्पोर्ट्स। बट पढ़ाई में आप MBBS कर लीजिए, आपके 35 साल गुजर जाएंगे करते करते, लेकिन आपको क्या पता उसके बाद 35 लोग जानेंगे नहीं जानेंगे। बस ये हो जाएगा कि आपकी फ़ीस हो जाएगी कि आप पर कन्वर्सेशन का 1000-2000 ले रहे हैं। लेकिन मैं इतना ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप 35 साल किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को अपना 100% दो तो आपको कम से कम 100-150 साल तक लोग याद रखेंगे। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्पोर्ट्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हम स्कूलों में नहीं सीख सकते। स्पोर्ट्स से हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीख सकते हैं जो कभी हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा लड़ाई भी हो जाती है, फिर बाद में शेक हैंड भी कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। एंड आई थिंक स्कूलों को अब जो नई रूल्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, अब पर डे इन्होंने पर पीरियड एक एक सारे क्लासेस को एक एक स्पोर्ट्स पीरियड दे दिया। लेकिन अभी भी वो एक मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ कर नहीं रहे। बिकॉज अगर स्कूल ड्रेस में कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट कबड्डी खेलता है, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो 45 मिनट में वो चेंज करेगा या खेलेगा, क्या करेगा। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स के लिए अगर स्कूल्स को कोई रूल्स लाने हैं तो ये एक वो मैंडेटरी कर दे कि हर स्टूडेंट्स को एक स्पोर्ट्स करना ही करना है। बिल्कुल। या तो आप स्कूल को जल्दी स्टार्ट कर लो, 7 o'clock स्टार्ट कर लो, 2 बजे 1 बजे के बाद 1 घंटा सबको स्पोर्ट्स के लिए दो, या तो आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो 3 बजे तक कर लो। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि आप तो अभी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप एक एक पीरियड देखकर कोई कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल। कोई वैसे definitely। स्पोर्ट्स हैं लाइक चेस है, शूटिंग है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं तो वो कोई कर सकता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़, जिसमें ड्रेस चाहिए चाहिए, किट चाहिए चाहिए स्पोर्ट्स की, तो वो कैसे कर पाएगा कोई भी। बिल्कुल, और आई थिंक स्पोर्ट्स से हम सबसे बड़ी लाइफ का लेसन जो सीखते हैं वो है हारना। हमें स्कूल में हारना सिखाया नहीं जाता, और स्पोर्ट्समैन को रोज़ हारना होता है, रोज़ जीतना होता है। तो वो जो लाइफ लेसन है वो आपको हर चीज़ में आगे हेल्प करता है, चाहे आप घर में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को पहले देखा जाता था कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी जो लाइफ होगी 10-15 साल ही पीक होते हैं, और अगर आप नहीं बन पाते तो आप क्या करेंगे। बट आजकल जो हायरिंग लोग कंपनीज में हायर करते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो उससे एक डिसिप्लिन दिखता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से लोग उनको हायर भी करना चाहते हैं। क्या बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। और आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तो काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ आई लोगों के सामने, लेकिन आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाला टाइम जो हमारा कल है, वो हमारे जो बच्चे होंगे वो कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स ज़रूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब जैसे जैसा टाइम आ रहा है लोगों को पता है कि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरत हो गई है। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई एक लेवल पे अच्छी लगती है, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स के बिना जीवन अधूरा है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बचपन की सारी यादें भी स्पोर्ट्स की ही होती हैं, जब हम खेलने जाते थे और सब कुछ है।
अब शिवम भाई, अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैं काउंटी पिस्टल शूटर बनना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए 2 लाइन क्या बताएंगे कि मुझे क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? हम्म। आ, अगर आपकी इच्छा है कि आप कुछ कर सकते हैं शूटिंग में, पहली बात तो हम किसी को ज़बरदस्ती शूटर नहीं बना सकते। बिल्कुल। मेरे अंदर से इच्छा नहीं है कि मैं शूटिंग करूं। क्या मैं जिस टाइम रेंज में गया था, अगर मेरी इच्छा नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं बैठा रहता। लेकिन मेरी इच्छा थी करने की। तो सबसे पहली बात तो हम स्पोर्ट्स पर्सन को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। अगर मैं शूटर हूँ, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपका मन क्रिकेट में ही लगेगा, शूटिंग आपको समझ आएगी ही नहीं। आपको कैसे भी कोई भी समझा दे वो समझ आएगी ही नहीं। बिल्कुल। तो शूटर बनना नॉट अ बिग टास्क। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी स्पोर्ट्स लेवल पे पहुंचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लोगों ने ये बहुत बड़े टास्क बना रखे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है। अगर आप अपना 100% देंगे तो आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो शूटर बनना बहुत इजी है। आप जैसे जैसे आपके, लेकिन ये है कि शूटिंग में एक बहुत अच्छी रूल्स है कि शूटिंग में कोई एज नहीं है। ओके। और सारे स्पोर्ट्स में एज है, इसमें कोई एज नहीं इसमें होती? कोई एज नहीं है। अगर आप मैं किस 17 हूँ या मैं 50 हूँ? हाँ, डजंट मीन। ओके। तो आप किसी में भी कोई भी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब भाई जैसे, अब शूटर क्यों बनना चाहेगा ये तो आपने बता दिया। हम शूटर बन कैसे सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में भी था, हमने शूटिंग और ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे। और मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, Tier 1 सिटी है, तब भी हमने कभी शूटिंग, आर्चरी या जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं इसके बारे में कोई हमारे स्कूल में बात तक नहीं करता। तो हम कैसे बन सकते हैं अगर हमें शूटिंग या फिर कोई और ओलंपिक स्पोर्ट में जाना हो? मैं फिर से अगेन वही बात बोलूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, पहले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए नहीं, उसका। बट अगर जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्सप्लोर करने में, जब आपने भी एक्सप्लोर किए 5 स्पोर्ट तो आपको शूटिंग में बहुत इंटरेस्ट आया, तो अब मुझे शूटिंग में इंटरेस्ट लाने के लिए मैं एक्सप्लोर कैसे करूँ? क्या हमारे पास वेन्यूज़ होते हैं सिटीज़ में? कैसे करें? बेसिकली अकेडमीज़ आप जा सकते हैं। आप एक दो दिन अपने ऊपर ट्रायल करके देख सकते हैं कि क्या मैं परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। परफॉर्मेंस तो एक बात की बात है, लेकिन क्या मैं शूटिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। अगर वो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो कोचेस आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आपको ही करनी है। और परफॉर्मेंस करने के लिए आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकता हूँ। तो बिल्कुल। ये मैटर है, आप एज अ शूटर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पिस्टल क्या एक मेंटल गेम ज़्यादा है या फिजिकल गेम है? मेंटल गेम ज़्यादा है। मेंटल गेम ज़्यादा है कि आप अगर फिजिकली गिव अप भी थोड़ा करेंगे, अगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप जीत हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थोड़ा और कुछ बताएंगे शूटिंग के बारे में कि मेंटल गेम क्यों ज़्यादा है ये? बेसिकली शूटिंग जो है एक बोरिंग गेम है, ओके। क्योंकि आपको एक पोजीशन में 1 घंटे तक खड़े रहना है। ओके। और ये बहुत देखने में बहुत इजी लगता है कि एक इंसान खड़ा 1 घंटे तक, वो बहुत इजी है। लेकिन आप एक मोमेंट में एक पोजीशन में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट खड़े होंगे तो आपकी बॉडी कभी शोल्डर इधर होगा, कभी बिल्कुल। उधर होगा। बिल्कुल। लेकिन शूटिंग में ऐसा नहीं करना आपको। जब मैचेस होते हैं तो आपके शोल्डर्स एक एक्यूरेट पोजीशंस पे रहने चाहिए, आपके लेग्स नहीं बाइंड्स करने चाहिए। तो ये शूटिंग इज़ डिफरेंट। और शूटिंग इसलिए अच्छा लगता है करने में क्योंकि एक तो पहली चीज़ एज एन शूटर कि पहली चीज़ कि आपको इसमें मेहनत बोले तो लाइक फिजिकल एक्टिविटी जो अदर स्पोर्ट्स में लाइक फुटबॉल या क्रिकेट में होती है उससे कम मेहनत होती है। अब ऐसा नहीं कि मैं मेहनत से पीछे हट रहा हूँ, रीज़न इसमें अलग तरीके की मेहनत हाँ, होती अलग तरीके की मेहनत है। इसमें मेडिटेशन ज़्यादा चाहिए। है। ओके। ठीक है। बैलेंस और फोकस के हाँ, लिए। फोकस बैलेंस दोनों के लिए डेडिकेशन आपको चाहिए, डेडिकेट आपको होना, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। एंड शूटिंग लाइक सिर्फ शोल्डर एंड बैक का खेल है। आपका शोल्डर कभी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोल्डर मतलब बहुत रियर इंजरीज होती है और वो होती है तो वो बहुत टाइम तक रह जाती है। ओके। तो वो प्रॉपर हमें देखना पड़ता है। ठीक। और हमारे टाइम में क्या है कि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा था, ना ही तो मेरे को फिजियोथेरेपी पता थी, ना ही तो मेरे को न्यूट्रिशन पता थी। उस समय सिर्फ खेलना खेलना खेलना। लेकिन अब मेरे को ये पता चला है कि जितना खेलना है उतना रेस्ट भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर मैं 5 घंटा खेल रहा हूँ तो मेरे को 5 घंटा प्रॉपर मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे को अब जाके पता चली। तो धीरे धीरे करके मतलब
चीज़ें सामने आई। तो जैसे हम देखते हैं हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होती है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, आपकी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, सिक्स पैक एब्स होनी चाहिए। शूटिंग एक अलग टाइप का स्पोर्ट है जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ इज़ ग्रेटर देन फिजिकल हेल्थ, हाँ मतलब मेंटल फोकस, हाँ, बिल्कुल बैलेंस। बिल्कुल। अमेजिंग भाई, ये सब हमारे लिए बहुत नई चीज़ें हैं क्योंकि शूटिंग की कोई बातें ही नहीं करता है, तो बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शूटिंग की बातें अब करेंगे लोग, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे इस वजह से भी करेंगे क्योंकि अब शूटिंग में मेडल्स भी आने लगे। बिल्कुल। अभिनव सर का मेडल आया हम्म। ओलंपिक्स में, लेकिन उनको कभी हाइप नहीं मिली इतनी। लेकिन नीरज भाई का मेडल आया टोक्यो में, उनको इतनी हाइप मिली। बहुत क्यों? मिली। क्योंकि उस टाइम, मतलब उस टाइम के एथलीट्स को ना पीआर से मतलब नहीं रहता था, लेकिन आज के टाइम के एथलीट्स को एवरीथिंग, मतलब वो, अब नीरज भाई को पीआर का तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनके पीछे जो टीम है उनको सब कुछ पता रहता है, क्या करना है, कब किसको ड्रॉप करना है, कब किसको हाइप देनी है। तो मतलब ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मनु है, मनु ने टोक्यो में गिव अप कर दिया था कि वो बिल्कुल। शूटिंग नहीं करेगी, लेकिन उसका पेरिस में मेडल आया। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि एक एथलीट गिव अप करने के बाद भी ओलंपिक्स में मेडल लाके दे रहा है। और आई थिंक इंडिया स्पोर्ट्स में अभी लॉन्ग वे टू गो है क्योंकि हम इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमारे मेडल्स ओलंपिक्स में बहुत कम है। आपके जैसे और लोग आएंगे तो और बढ़ेंगे। बिल्कुल अब बढ़ेंगे। भाई मैं अपने टाइम में जब मैं स्कूल में था मैं क्रिकेट खेलता था और हमारे क्रिकेटिंग सर्कल्स में बहुत ज़्यादा करप्शन या लोग एज चेंज कराते थे, ये सब बहुत होता था क्रिकेट में जो मैंने आसपास देखा। क्या सेम चीज़ शूटिंग और दूसरे स्पोर्ट्स में भी होता है? शूटिंग में तो एज का तो कोई मैटर नहीं, बिल्कुल। एज एज का इसमें कोई जब मैटर एज नहीं है। मैटर ही नहीं है तो हाँ, चेंज कराने का चेंज मतलब का ही कोई नहीं है। मैटर ही नहीं है। बिल्कुल। एंड अदर स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल चलता ही है। डोपिंग के मामले इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म। नाडा की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो डोपिंग के मामले बहुत है इंडिया के अंदर, ठीक। लेकिन हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं ना, वो मजबूरी में कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम से परेशान है, या तो किसी पे प्रेशराइज करके वो उस टीम के अंदर आए हैं, किसी से किसी को पैसा दे के, या किसी का लाइक फेवर लेकर उस टीम में आए हैं। मतलब पैसा चलता है। बिल्कुल चलता है, ओके। पैसा बिल्कुल चलता है। किसी के फेवर से आए हैं वो, तो इन सब चीज़ों को लेके जो एथलीट होता है उसको ये पता रहता है कि मेरे पास 4 साल है, अब मुझे 4 साल में कोई ना कोई मेडल देना है, तो वो एक प्रेशर में आ जाता है। और आई थिंक एज एन एथलीट, अगर मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं एथलीट हूँ तो मैं कोई कभी प्रेशर लेकर नहीं खेलूंगा। अगर मैं प्रेशर लेकर खेलूंगा तो मुझे पता है कि मेरा मेडल नहीं आने वाला। बिल्कुल। लेकिन प्रेशर एथलीट्स के ऊपर आता ही आता है, क्योंकि या तो फिर सिस्टम का प्रेशर, या तो अब बहुत से एथलीट्स होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, जो पैसे उधार लेकर जाते हैं, तो उनके बिल्कुल। दिमाग में ये रहता है कि मेरा मेडल नहीं आएगा तो मैं पैसे कैसे वापस कर पाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस रहते हैं। क्या पैसे दिए बिना या कुछ और दिए बिना आप इंडिया में क्रिकेट को छोड़ के कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं? क्रिकेट में नहीं खेल सकते, कोई अदर स्पोर्ट्स में नहीं खेल सकते। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा और सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। एंड आज का टाइम क्या हो गया है कि टैलेंट भी मैटर करता है और पैसा भी मैटर करता है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। रियली? रियली। तो क्या आपको भी पैसा देना पड़ा कभी? हाँ, क्रिकेट टाइम में, शूटिंग टाइम में मैंने नहीं दिया, क्योंकि शूटिंग टाइम में मैं काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस में था कि मेरे को कैसे किससे क्या बात करनी है और कहाँ मुझे परफॉर्मेंस करनी है, कहाँ मुझे किससे क्या दिखाना है। तो शूटिंग टाइम में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये हमारे देश की हार्श रियलिटी है कि आप कितना भी अच्छा खेल लें, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। पुलेला गोपीचंद सर की स्टेटमेंट भी ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैडमिंटन स्पोर्ट्स में कभी मत आओ। रियली? रियली। वैसे लेजेंड ने अगर ऐसा ओपनली बोला है तो पैसा तो मैटर करता ही करता क्या है। पहले से ये चेंज हो रहा है या सेम है? चेंज हो रहा है। पहले अगर 10,000 की डिमांड थी तो आज 10 लाख की डिमांड है। ओ वाह, शॉकिंग भाई, बहुत शौक लगा ये सब बातें सुन के, बट ये रियलिटी है तो क्या करें। शूटिंग में आपके हिसाब से कितने साल चाहिए होते हैं? जैसे आपने इतने मेडल जीते, क्या इंसान को 10 साल लगते हैं शूटिंग में, या एक एवरेज टाइम कितना होता है एक प्रो लेवल पे पहुंचने के लिए? 1.5 साल। 1.5 साल में अगर आप मेहनत करते हैं तो प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं? बिल्कुल। जीरो से शुरू करके जीरो से शुरू प्रो करके, लेवल। मतलब आपने 17 में शुरू किया और आप 18 मैंने 19 16 लास्ट में शुरू करा था। ओके। 17 मार्च में मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल खेला था श्रीलंका में। ओके। अगर अब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं शूटर बनना चाहता हूँ किसी भी एज में, तो मेरा लाइफ का डे कैसा दिखना चाहिए? आपका लाइफ का डे कैसा लगता है? लाइफ का डे लाइक एक स्टूडेंट लाइफ में तो पहले तो उसको अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ती है।
एंड उसके लिए थोड़ा सा हैक्टिक है। हैक्टिक क्यों है? क्योंकि उससे सुबह तो मेडिटेशन होने से रही, सुबह तो योगा करने से रहा। वो सुबह अगर वो 7 बजे भी उठता है और अगर उसका 8 बजे भी स्कूल लगता है तो उसको 1-1.5 घंटा पहले उठना ही पड़ेगा। स्कूल में पूरे दिन ही ऐसा तो नहीं कि स्कूल कोई जॉब तो है नहीं कि एक जगह बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल। पूरा इधर उधर चलना, सब कुछ करना, तो थकना है ही। तो शाम में आने के बाद वो अगर 2 बजे भी स्कूल से आता है, एटलीस्ट 2 घंटा उसको रेस्ट चाहिए। मतलब स्टूडेंट लाइफ में शूटिंग को हम इतना वो नहीं कर पाते, अदर स्पोर्ट्स को भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ओके, मतलब अगर आपको शूटिंग करनी है और आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल छोड़ के फुल टाइम शूटिंग में नहीं जाना नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे Got जितना एक it. शूटिंग को चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि अगर हम 2 बजे स्कूल से आ रहे हैं, 2 बजे के बाद हम 2 घंटे रेस्ट भी करते हैं, 4 से हम 7 बजे तक मैक्सिमम अकेडमी 7 बजे तक खुलती है, तो उस अकेडमीज में 1 घंटा या 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक 1.5 घंटा पर डे अगर बिगनर एज में दे रहे हैं तो वो बहुत कम रिजल्ट नहीं निकलेगा। एटलीस्ट शूटिंग स्टार्टिंग में 4 आवर्स तो डेली चाहिए मांगती है। तो आपका ट्रेनिंग रेजिम कैसा रहता है फुल डे का, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग? लाइक स्टार्टिंग डे फ्रॉम योगा, फिर उसके बाद कुछ जिम सेशन, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर उसके बाद कुछ ऑफिस वर्क्स, देन उसके बाद फिर से प्रैक्टिस, फिर जिम, रेस्ट। तो कितने घंटे प्रैक्टिस के लिए और कितने घंटे योगा और मेडिटेशन के लिए? अभी तो ऐसा कोई नीड नहीं रहता, क्योंकि इतना कोई मैक्सिमम टाइम की नीड नहीं रहती। जब कोई कंपटीशन आने वाला है तो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए 3 घंटे या 4 घंटे देना पड़ता है। एंड जिम या योगा के लिए तो फिक्स टाइम रहता है 1-1.5 आवर्स। अब क्या शूटिंग में बहुत पैसा है? क्योंकि हर बच्चा जब देखता है किसी भी स्पोर्ट को तो कहीं ना कहीं दिमाग में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या शूटिंग में पैसा बहुत है? शूटिंग में पैसा बहुत, ये तो बाद की बात है, लेकिन शूटिंग में पैसा बहुत लगता है। लगता बहुत है, क्योंकि शूटिंग जो वेपन है हमारा, जो गन है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस 1.5 लाख से होती है और मैक्सिमम 3 लाख 350 तक जाती है। एक नॉर्मल शूटर अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो 10 मीटर की एयर पिस्टल, अब वो रैपिड यूज़ कर रहा है, समर यूज़ कर रहा है, राइफ़ल यूज़ कर रहा है, तो बहुत अलग अलग रेंज की पिस्टल्स हैं। एंड जो हमारी पैलेट्स होती हैं वो भी बहुत महंगी आती हैं, ठीक। सिलेंडर्स भी बहुत महंगे आते हैं। ओके। सिलेंडर्स में गैस हमें, मतलब अगर एक बार हमने अगर 300% अगर उसमें गैस हमने डाली है तो वो मैक्सिमम 200 शूट्स कर पाएगी, और 200 शूट्स एक दिन का मतलब बहुत कम वो रहता है। मतलब अगर कोई एक प्रोफेशनल शूटर है तो वो डेली एटलीस्ट 300 शॉट्स तो चलाएगा ही चलाएगा। ओके। तो मतलब डेली का आपका ये मान के चलिए कि 1000 से 2000 रुपये डेली का खर्च सिर्फ प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम इक्विपमेंट। हाँ। देन उसके बाद हर 3 महीने में आपको पिस्टल्स की सर्विस करानी पड़ेगी। ओके। क्यों? क्योंकि कंपटीशन से पहले पिस्टल्स चेक होती हैं कि कितनी ओल्ड है। लेकिन अब रूल्स बहुत अलग आने लगे हैं शूटिंग के अंदर की, जैसे कि आप 3 साल पुरानी पिस्टल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ओके। करंट की कोई पिस्टल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, एंड पैसे को देखकर अगर आपको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो आई थिंक ज्वाइन मत करो, क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसा अगर आपने देख लिया तो वो आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, आप पैसों के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी क्या लोगों स्पोर्ट्स भी 2-3 तरीके से लोग यूज़ करते हैं, या तो मुझे जॉब चाहिए, या तो मुझे नेम चाहिए, या तो मुझे फेम चाहिए, या तो मुझे पैसा चाहिए, बिल्कुल। या तो मुझे अपनी कंट्री के लिए सर्व करना है। बिल्कुल। ये बहुत सारे तरीके हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो मेरा तो मानना ये है कि देखिए, स्पोर्ट्स में आप अपना 100% दे रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लिए खेलिए, आप अपने टारगेट माइंड में रखिए कि मुझे अपने कंट्री के लिए खेलना। आपके पास पैसा भी खुद आएगा, नेम भी खुद आएगा, फेम भी खुद आएगा। लेकिन आपकी टारगेट ही अलग है कि मेरे को पैसे के लिए खेलना है, तो आई थिंक आप तो कभी भी बिक जाएंगे। अगर आपकी विजन ठीक होगी तभी आप स्पोर्ट्समैन बन पाएंगे। बिल्कुल, विजन एंड मिशन आप अपना क्लियर रखिए तो सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि इतने महंगे इक्विपमेंट है और रोज़ के 1000-2000 रुपये चाहिए, तो इंडिया की जो हमारी रियलिटी है ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो ये बच्चे कैसे अफोर्ड करें? क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं और आपने कैसे किया? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती हैं, एंड उनके ऊपर वर्क भी होता है। लेकिन वर्क होता है, लेकिन मैंने कभी रिज़ल्ट नहीं देखा। ओके। अगर मैं खुद एक एथलीट हूँ तो मैंने कभी रिज़ल्ट नहीं देखा। रिज़ल्ट क्यों नहीं देखा? क्योंकि गवर्नमेंट
तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने डिसीजंस, अपने टर्म एंड कंडीशन सब मेंशंस कर देती हैं, ठीक है, कि हम खेलो इंडिया सेस्मिक बना रहे हैं, हम खेलो इंडिया सेंटर्स बना रहे हैं, हमारे पास NIS क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, हमारे पास इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, आपके पास सब कुछ है, बिल्कुल नो डाउट आपके पास सब कुछ है, अच्छे से अच्छे आपके पास रेंज हैं, अच्छे से अच्छे आपके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं नहीं, पूरा इंडिया आपसे कहता है कि बट रिजल्ट क्यों नहीं आता? बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे कोच और हमारे प्लेयर या हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को ये कहते हैं कि आरामदायक नौकरी। बिल्कुल कोचेज़ जो गवर्नमेंट कोचेज़ हैं उनके दिमाग में भी रहता है कि हमारी तो नौकरी लगी गई है, हम तो अपना टाइम दे ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक उन सब चीज़ों पे भी अगर गवर्नमेंट देखे, नज़र रखें। मैं आज भी, मैंने थोड़े टाइम पहले भी एक चीज़ बोला था, इंडिया में स्पोर्ट्स से बड़ा टैलेंट कुछ नहीं है। डेफिनेटली। अगर इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे देखना है कभी, तो एथलीट्स को निकल के आना पड़ेगा, अपनी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा। स्टेट में प्रेजेंट करो, नेशनल में प्रेजेंट करो, ग्लोबली प्रेजेंट करो, कहीं भी प्रेजेंट करो। इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा एक एम्पायर है और स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमें हमारी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है। मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, या तो करप्शन है या लैक ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, सब कुछ है और हाँ। ठीक से मिल नहीं पा रहा है एथलीट को। एथलीट तक पहुंच नहीं पाता। एक लास्ट हम एक जगह बैठे थे, तो वहाँ पे मेरे से ये बोला गया था कि यूपी में 300 करोड़ रुपए फंड गया था स्पोर्ट्स के लिए, और वो फंड वापस आ गया। ओके। आपको लग रहा है क्या जिस स्टेट को फंड जा रहा है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ से पैसा वापस आ जाएगा, ये कहकर कि वहाँ पे एथलीट्स नहीं है, या वहाँ पे, या क्या वहाँ पे पैसा सर्व करने के लिए चीज़ आपको नहीं मिली? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक एथलीट की बातों को समझ पाता है, ऊपर बैठे हुए लोग इंसान नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही बात है। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया इस प्रोसेस में? शूटिंग, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं होते हैं, अगर हम ही नहीं हैं तो हमारे पेरेंट्स तो बहुत मुश्किल है, तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया आपको? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं करा। जो भी मैंने करा वो मैंने खुद अपने ऊपर ही करा, अपने से ही किया। तो आपने मतलब पेरेंट्स से लड़कर या जिस भी तरीके हाँ। से कर आप आगे बढ़े। हाँ जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर कोई कहता है मार्क्स पहले स्पोर्ट्स बाद में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं खेलने दे रहे हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है तो मेरी तरह मुझे नहीं पता कि मेरी 10th की मार्कशीट कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी कहीं ज़रूरत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं उसको लेकर कहीं नहीं घूम सकता और उसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। अब ये नहीं कि एजुकेशन से मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स, अगर मैं अगर खुद अपनी बात करता हूँ, अगर मेरा बच्चा होगा और वो किसी स्पोर्ट्स में होगा तो मैं उसको कभी ये नहीं बोलूँगा कि तू स्पोर्ट्स ही कर, तू एजुकेशन मत कर। एजुकेशन एक लेवल तक अच्छी है, एजुकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एजुकेटेड नहीं है बंदा तो कोई भी आपको पागल बना देगा, कुछ किसी भी चीज़ में पागल बना देगा, ठीक। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन अगर मेरा बच्चा है तो मैं उसको, अगर स्कूल 6 घंटे का है तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मैं उसको 3 घंटे स्कूल में भेजूँ, लंच पीरियड में मैं ले आऊँ उसको वापस। क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स में सीख पाएगा ना, आप बैडमिंटन खेल लीजिए, अगर आप 60 साल जीने वाले हैं, बैडमिंटन खेलेंगे तो आप कम से कम 70 साल जिएंगे। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, मतलब एजुकेशन की अपनी जगह है और हाँ, स्पोर्ट्स भी स्पोर्ट्स एक की अपनी एजुकेशन जगह, है बिल्कुल। जिसकी अपनी जगह है। बिल्कुल। क्या कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मोटिवेशन? मोटिवेशन। मोटिवेशन, ऐसा क्यों बोलेंगे आप? ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैंने भी किसी को देखकर ही कुछ स्टार्ट किया। शायद मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ एस भी नहीं पता था, या मैं अपनी फैमिली की बात करूँ या अपने नेबरहुड्स की बात करूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स का एस नहीं पता था किसी को। लेकिन मैं वहाँ से निकला, मैंने ये दुनिया देखी, मैंने इस अपॉर्चुनिटीज़ को देखा। तो मोटिवेशन मेरे को कहाँ से है? मैंने दूसरों को देखकर सीखा। ऐसा तो नहीं कि मेरे पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन थे तो मैं बन गया, मेरे को संपत्ति मिली वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं मोटिवेट हुआ, खुद से मोटिवेट हुआ, लोगों को देख के मोटिवेट हुआ, देन मैं सामने आया। बिल्कुल। तो जब आप 17 साल की एज में या 16 साल की एज में जब आप क्रिकेट छोड़ चुके थे, आपकी ड्रीम शैटर हो गई थी, तो आप पिस्टल के बारे में क्या सोचते थे कि मुझे कहाँ जाना है, या आपको नॉलेज नहीं थी, आप बस जुनून था?
जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो मैंने वही बताया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट करी, उसमें मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स सिखाता था। स्कूल्स में खुद जाकर मैं वहाँ पे कैंप्स करके बच्चों को सिखाता था। लेकिन वहाँ पर भी उस टाइम, क्योंकि क्रिकेट टाइम में मैंने खुद पैसे दिए थे सिलेक्शंस के लिए, देन उस टाइम जब मैं सिखाता था तो वहाँ पे मेरे को 1 लाख लगा, खुद में 1 लाख लगा कि मैं सिखा तो रहा हूँ लेकिन इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा मैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो बच्चा अपने कैंप के लिए 200 रुपये दे रहा है, वो बच्चा 2000 रुपये कभी नहीं देगा। बिल्कुल, हर कोई उसकी पूछेगा स्कूल कौन की सिखा फीस रहा है। 500 रुपये है तो बच्चा 2000 रुपये दे ही नहीं पाएगा। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, ऐसी फेडरेशंस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर बनी हैं तो वो भी तो ग्रास रूट लेवल से ही वर्क करते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि उनको डायरेक्ट कोई नेशनल प्लेयर मिल जाता है, कोई स्टेट प्लेयर मिल जाता है, तो लेकिन वो करते कैसे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती है, कैसे फॉर्मल्स होंगे उसको। देन उसके बाद मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी एंड लाइक मेरा ना पूरा 100% डेडिकेशन रहता था। मैंने IOC की वेबसाइट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट पूरी उस एज में मैं डेली देखता था कि क्या उनका अपडेट है, कैसे वो रूल्स कर रहे हैं, उन्होंने कितनी सारी फेडरेशंस को एफिलिएशन दे रखा है, क्या फेडरेशन का तरीका क्या है, एशियन बॉडी क्या करती है, इंटरनेशनल बॉडी क्या करती है, मतलब बहुत घुसकर मैंने पढ़ा उसको। देन उसके बाद 2017 to 19 हम लोग टफीशा के मेंबर बन गए। तफीशा क्या होता है? द इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल, मतलब ये Okay. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की जो स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क करती है। एंड IAKS जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के ऊपर वर्क करती है, ICSSP जो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर वर्क करती है। Okay. दे ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो हम इंडिया में पहली एक ऑर्गेनाइजेशन बने थे कि IOC के सेकंड पार्ट ऑफ मेंबर थे। फिर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दिख गई कि मेरे पास ये तो आ गया कि मैं इंटरनेशनली किसी भी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कभी भी करवा सकता हूँ। मेरे पास ये अथॉरिटीज़ और ये मेरे पास चीज़ें मेरे को मिल गई हैं कि मैं खुद भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और प्लेयर्स को भी करवा सकता हूँ। देन फिर इंडिया में हमने सेसमिक स्टार्ट करे, हमने स्कूल लेवल्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल करा, स्टेट लेवल करा, नेशनल करा, इंटरनेशनल करा। Wow. फिर ये हम रेगुलर इन सब चीज़ों में लगे रहे एंड ऑलमोस्ट आज हमारे पास इंडिया में करीब 40 लाख बच्चे हैं स्पोर्ट्स के लिए आपकी फेडरेशन में? हमारी फेडरेशन में, और करीब 17 कंट्रीज़ में हम इसको रन करते हैं अभी। ओह वाह भाई, 16-17 साल का एक बच्चा जिसके सपना टूट चुका है, जिसकी लाइफ बदल चुकी है, उसने दूसरों को सिखाने का कैसे सोचा? उस टाइम पर कोई बच्चा होता है तो वो गिव अप करके बैठ जाता है, या फिर वो सोचता है कुछ पढ़ना है, या बहुत ही मेंटल हेल्थ से ख़राब हो जाती है। तो आपने कैसे सोचा कि मैं दूसरों को सिखाता हूँ? दूसरे को ये कि जब मुझे चोट लगी थी तब मैं NCA कैंप में था, बैंगलोर नेशनल में? क्रिकेट अकेडमी के कैंप में था। नहीं, पहले दिल्ली में ही कैंप लगते थे। ओके वो मतलब उनकी मेन अकेडमीज बैंगलोर में, लेकिन कैंप उनके दिल्लीज में लगते थे। ओके देन उस समय क्या था कि उस समय मेरा पूरे दिन खेलने का रहता था। सुबह उठे, शाम तक खेलना, जब तक अंधेरा नहीं हो जाए तब तक घर नहीं जाना, पहले ये था। लेकिन जो इंसान पिछले 6 सालों से 10 घंटे खेलने में गुजार रहा है, क्या वो 10 घंटे बेड पे बैठ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से मैं जिस टाइम पर जब मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था उस समय मतलब मैं खुद रेडी नहीं था कि मैं लोगों को करके बता पाऊँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आया। मैंने उस समय सिखाया, क्योंकि उस समय ये था कि मैं खो रहा हूँ। और उस समय सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस समय मैं सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ था नहीं। उस समय सुसाइड्स, ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि सुसाइड से कैसे हो जाता है, लोग कैसे, बच्चे कैसे मर जाते हैं। उस समय इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर थे। शायद वो चीज़ उस समय पता रहती तो जो मेरी सिचुएशन थी तो मैं भी वही चीज़ें करता। मतलब लैक ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो हेल्पफुल। हाँ, तो उस समय मेरे पास इतनी चीज़ें थी नहीं, उस समय फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास। तो ये सब चीज़ों मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब मैंने कंटिन्यू करा कि नहीं यार, मुझे स्पोर्ट्स ही करना है। मतलब यही था कि स्पोर्ट्स ही करना है। घर वालों की गालियाँ मिलती थी, कुछ और कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो मतलब कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे स्पोर्ट्स करना था बस। तो एक लाइन आप बोलना चाहेंगे, जो बच्चा एक बिहार में या इंडिया के किसी भी कोने में बैठा है और वो 12-13 साल का है और उसे घर से, सोसाइटी से लोग गालियां दे रहे हैं, वो कैसे कंटिन्यू करे? अपना एम क्लियर रख, अपना विज़न क्लियर रखो, ठीक है। देखो, लोग मेरी संपत्ति ले सकते हैं,
जो मैंने बनाया है लोग उसको ले सकते हैं, लेकिन कोई मेरा टैलेंट मुझसे नहीं छीन सकता। बिल्कुल। तो अगर मेरे अंदर टैलेंट है करने का, उसको कोई नहीं छीन सकता। लोग मेरे सब कुछ ले जाएंगे। लोग अगर एज एन शूटर आपको एक हमारी इंडियन एथलीट है, पहले वो नॉर्मल एथलीट थी, ठीक है, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो पैरा एथलीट बन गई। एक्सीडेंट उनका जानबूझ के करवाया गया ओह। क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, फिर वो पैरा एथलीट बन गई। तो उनका टैलेंट तो रहा ना। बिल्कुल, जैसे चंदू चैंपियन जैसी मूवी। चंदू चैंपियन देख लीजिए, टैलेंट तो रहा ना उनका। तो टैलेंट आपका कोई नहीं छीन सकता। तो सारी चीज़ें लोग छीन लेंगे, लेकिन टैलेंट आपका कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। वाह भाई, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक तो आपने बताया SGDAF है, और SGADF, SGADF इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो इसमें 40 लाख बच्चे हैं। और भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ऑलमोस्ट इंडिया में करीब 72 ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं। 72 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क करते। अब स्पोर्ट्स में आजकल डोपिंग बहुत होती है, ड्रग्स का यूजेज, वेपिंग, बहुत लोग इन चीज़ों में जाते हैं जो स्पोर्ट्स में भी होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, कंडीशंस डिपेंड करती है। डोपिंग है तो गलत, लेकिन एक प्लेयर को एक कंडीशन में लाकर खड़ी कर देती है वो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि या तो उसके ऊपर कोई प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर, पैसों का प्रेशर, या उसको रिजल्ट लाना ही है, तो उसके पास एक ऑप्शन ही है कि उसको रिजल्ट ही देना है। देन उसके बाद प्लेयर उस पोजीशन पे चला जाता है। कोई भी प्लेयर, मैं भी एक प्लेयर हूँ, कोई अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना चाहता। या तो मेरे दिमाग में ये रह जाएगा, यार मेरी एज निकल गई है, अंडर 19 मेरे को खेलना है, मेरी एज निकल गई है, मैं 20 का हो जाऊंगा तो मैं अंडर 19 नहीं खेल पाऊंगा, फिर मेरा स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रह जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में आके प्लेयर्स डोप को कर लेते हैं। मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। कोई एंजॉयमेंट के लिए, कभी भी कोई एथलीट कोई एंजॉयमेंट के लिए डोप नहीं करता, वो एक मजबूरी में ही जाकर डोप लेता है। और शूटिंग उसके लिए बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एज का कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, एज का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये है कि मैटर एज भी करती है कि क्योंकि हमारी जो शूटिंग इंडियन टीम है उसमें कोई भी 30+ नहीं है। ओके। हाँ, तो मतलब एज मैटर नहीं करती, लेकिन टीम्स के लिए मैटर कर रही है। बिल्कुल। अब जैसे आपके, हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपकी सोशल मीडिया गेम बहुत अच्छी है। क्या बाकी एथलीट्स को सोशल मीडिया गेम पर फोकस करना चाहिए, या एक ये डिस्ट्रैक्शन है? देखिए, आज का टाइम दोनों ही मैटर कर रहा है। सोशल मीडिया, देखिए मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज इक्वल टू शोशेबाजी। ओके। क्योंकि सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं एथलीट्स। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इनकम भी सोशल मीडिया से ही है, तो हमें लाइफ लॉन्ग करने के लिए हेल्प लेनी पड़ रही है। लेकिन शायद अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने दिखती तो मैं सोशल मीडिया पे कभी नहीं आता। ओके, मतलब एक तरीके से ये आप बस लाइफ लॉन्ग करने के लिए, हाँ, लाइफ लॉन्ग करने के लिए। और ठीक है कि क्योंकि आई थिंक मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये दुनिया को नहीं पता। लेकिन अगर मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो ऑल आर एग्री कि मैं यही कर रहा हूँ। मतलब सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करो, अपनी जिंदगी मत बना लो। क्योंकि आजकल का क्या है कि आप भी यंगस्टर्स को देख रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुरंत पोस्ट कर दिया, तुरंत बता दिया सब कुछ। मतलब तो ये एक तरीके से वही शोशेबाजी हो गई कि हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये डिफ्रेंसिएशन जानना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम 18, 19, 20 साल के होते हैं तो हम कब इसमें ज़्यादा घुस जाते हैं हमें पता नहीं चलता। वेरी वेल सेड। अगर आप PM होते इंडिया के और एक पॉलिसी चेंज करनी होती स्कूल में, तो आप क्या करते स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग? स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मैं अगर PM होता तो मैं या तो स्कूल का टाइम बढ़ा देता, या तो स्कूल को मैं जल्दी ओपन करवाता। ओके। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती कि स्कूल को जल्दी ओपन करना, क्योंकि सुबह का जो हमारा सेशन रहता है, सुबह लाइक एक्टिव बॉडी रहती है हमारी। बिल्कुल। एंड स्कूल बंद होते होते तो बॉडी भी डाउन हो जाती है, तो मैं ये ज़रूर करता हूँ। ओके। एक चीज़ जो हमें बुक्स में नहीं सिखाई जाती, बिहेवियर, कैसे किसी को ट्रीट करना है, ये चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी। और अगर मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो मैं स्पोर्ट्स के लिए एक ही वर्ड कहता हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें बुक्स से नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स में आपको एजुकेशन मिलती है, बस आपको थियोरी नहीं मिलती है। आई थिंक
लेकिन वो लाइफ में उसके बिना भी काम चल जाता है। बिल्कुल। अब हमने ड्रग्स की बात करी, वेपिंग, डोपिंग, सबकी बात करी। एक और एस्पेक्ट जहाँ एक स्पोर्ट्स पर्सन मिस अलाइन हो जाता है वो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स या लव लाइफ। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूल टाइम एक जो पेरेंट होता है उसके लिए घर बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो बच्चा है उसने घर नहीं देखा। मैं एक डायलॉग में ही बोलना चाहता हूँ, स्त्री और मिस्त्री बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। या तो घर बना भी सकती है, तो घर बर्बाद भी कर सकती है वो। बिल्कुल। तो स्कूल टाइम में अगर हमने कोई स्त्री को चूज़ किया है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा हमें, और घर बनाने वक्त हमने किसी मिस्त्री को चूज़ किया है तो वो भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी दिशा में हमें लेके जा सकता है। हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को तो देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने पहले मेहनत करी, वहाँ तक पहुँचे और फिर उन्होंने बैलेंस किया, सीधा लव लाइफ करी और फिर वो विराट कोहली नहीं बने। तो ये एग्जाम्पल लोगों को पहले से देखने चाहिए और आपसे सीखना चाहिए इस बारे में। अब भाई हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, उसका पार्ट बनना चाहता है, तो ये सब कैसे कर सकते हैं? ये सब आप अपने स्कूल के थ्रू कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी स्कूल्स है, ऑलमोस्ट हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी ना किसी वे में कांटेक्ट है ही है। ओके। या तो उनके कोचेज हमारे मेंबर हैं, या तो वो स्कूल हमारा मेंबर है, या तो उसकी स्कूल में जो प्राइवेट एकेडमी चल रही है वो हमारे मेंबर हैं, या तो आपके स्कूल में कोई ना कोई एथलीट हमारे पास कभी ना कभी खेला होगा। मतलब चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वो सारे आपसे कनेक्टेड। बिल्कुल, सारे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, इंडिया में क्या है कि एक SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीपल स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क करती है। ओके। एंड लेकिन SGFI सिर्फ इंडिया में ही ऑर्गेनाइज कर सकती है। ओके। SGFI कभी भी आउट ऑफ इंडिया कोई टूर्नामेंट नहीं कर सकती। ओके। लेकिन SGADF मीन्स माई ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया में भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है, इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइज कर सकती है, ग्लोबली भी कर सकती है। तो हमारे में ये डिफरेंस है। बट डिफरेंस, एक और डिफरेंस है कि SGFI रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वी आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो वी आर ऑन गोइंग टू रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री, बट टिल नो। अब जैसे CBSE और SGFI का भी एक कोलैबोरेशन हो गया है कि बच्चे सीधा नेशनल खेल सकते हैं, क्या आप भी उसी पाथ पे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहले से ही था। ओके। CBSE नेशनल पहले भी होते थे। बिल्कुल। CBSE क्लस्टर्स पहले भी होते थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाए ना CBSE क्लस्टर के अंदर, तो CBSE क्लस्टर से किसी स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपस में टूर्नामेंट कर लिया, आपस में खेल लिया, आपस में ख़त्म कर दिए। बिल्कुल ठीक बात। आपने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी स्टूडेंट्स को। और अब नाउ यू आर सेइंग यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द SGFI। तो SGFI तो पहले से ही चीज़ें, अब SGFI का मतलब क्या है कि SGFI डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स करा रही है, स्टेट करा रही है, नेशनल करा रही है। CBSE क्या अपने क्लस्टर्स गेम करा रही है। सारे स्कूल्स के इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराने के बाद क्लस्टर्स नेशनल करा देती है वो। फिर वो नेशनल बच्चे आप SGFI नेशनल को दे देते हो। तो नॉट डिफरेंट कुछ नहीं है। SGFI में कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, CBSE क्लस्टर में उसी स्कूल का स्टूडेंट उसमें ही पार्टिसिपेट करेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अब एक थोड़ा उसको भी क्लियर करके चलो। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि CBSE क्लस्टर्स के बच्चे डायरेक्ट SGFI नेशनल खेल सकते हैं, तो आपने भी तो उतना टाइम ले लिया ना जितना टाइम SGFI ले रही है। बिल्कुल। या तो कुछ आप डिफरेंस दो। और सेकेंडली मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, CBSE क्लस्टर्स में जिन स्टूडेंट्स के मेडल आते हैं, उस स्कूल को, उन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ कैश प्राइज या कुछ भी ऐसा कि उसको उस स्पोर्ट्स में आगे आने का और मौका मिले और वो अपने आप को हेल्प कर पाए। CBSE क्लस्टर्स में, SGFI में भी सेम। ठीक है, SGFI से आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते हैं, एक लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स के लिए आप क्वालिफाई कर पाते हैं, जैसे फेडरेशंस के स्टेट मैचेस होते हैं, नेशनल मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो उसको लिए आप SGFI के सर्टिफिकेट्स के थ्रू क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उनके बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बोथ आर वर्क अलग अलग। लेकिन CBSE स्कूल्स को खासकर ये चीज़ करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे मेडल ला रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए एंड आप उनको कोई कैश प्राइज दीजिए कि वो उस स्पोर्ट्स में, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं फिर भी मैं अपने स्कूल का नाम जरूर ले रहा हूँ। तो स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ रहती है स्टूडेंट के लिए जो लाइफ टाइम वो याद रखेगा। बिल्कुल।
या तो वो बदमाश होगा तो भी याद रखेगा, या तो पढ़ाकू होगा तो भी याद रखेगा। क्योंकि आज अगर मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिलूंगा, या तो कोई पढ़ाकू है तो मैं स्कूल, अरे ये तो टाइम पास करता रहता था, बिल्कुल सही और बात है। कोई हमारे वैसे मिल जाते हैं तो सीधा कहता है हमने तो इसको मारा था। बिल्कुल सही तो बात। स्कूल लाइफ हमें हमेशा याद रहेगी। तो स्कूल से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, बट स्कूल को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए आप, थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस आपका चलेगा ही, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट में ढालिए, स्टूडेंट को स्टूडेंट की नज़र से देखिए, तो आई थिंक आपका स्कूल भी ग्रो करेगा एंड आपके स्टूडेंट्स भी ग्रो करेंगे। अब हम जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमारे स्कूल्स में ये ओलंपिक वाले स्पोर्ट्स पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स कभी प्रमोट ही नहीं हुआ, सिर्फ हर जगह क्रिकेट, बिल्कुल। जहाँ देखो वहाँ क्रिकेट। हम किसी से भी पूछें 5 ओलंपियंस के नाम बता दो, लोग नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ओलंपियंस को कभी इतनी पीआर मिली नहीं, ओलंपियन स्पोर्ट्स को कभी इतना प्रमोट करा नहीं गया। अभी मैं अगर मीडिया की भी बात करूं, अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप डेली एक बार वो न्यूज़ दिखा देते हो कि इसने इतना स्कोर करा, इसके इतने विकेट्स हो गए, लेकिन अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही है, आपने वो न्यूज़ तो कभी नहीं उसकी दिखाई। कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो एंड आप ये सोच रहे हैं कि हम ओलंपिक्स में मेडल ला दें, तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है कि अब वो भी मीडिया है, उनको भी पैसे वहीं से मिलने हैं, तो दिखाना भी उनको वही है। बट क्या आपको लगता है जैसे अब प्रो कबड्डी लीग हो रही है और स्पोर्ट्स की भी, बैडमिंटन की लीग हो रही है, तो इससे इंडिया में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है? हाँ, देखिए, टूर्नामेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। टूर्नामेंट से रिलेटेड ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ही हमने एक प्रोजेक्ट हम इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, द नेम इज़ खेलोग्राम। ओके। एंड उसमें हम लोगों ने क्या करा है कि हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख दी है कंपनीज एंड एथलीट्स के सामने। लाइक अभी क्या है कि आई एम ऑनर ऑफ माई कंपनी एंड मैं किसी एथलीट को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने कोई ना कोई एक मीडिएटर रहेगा। ओके। कि वो जो मैं उसको डील दूंगा, वो स्टूडेंट को डील देगा, फिर कट कमीशन उसको मिलेगा, देन वो, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। हमने उसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। ओके। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप अपने लीड्स को वहाँ पुटअप कीजिए, आपको कैसे एथलीट चाहिए, ओलंपियंस चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, एशियन चाहिए, कॉमनवेल्थ चाहिए, नेशनल चाहिए, स्टेट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जैसे चाहिए आपको सारे स्टेट के, सारे स्पोर्ट्स के, सारे लेवल ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे वहाँ पे। एंड आपको डायरेक्ट आप टॉक कीजिए। एंड इट्स कॉल्ड खेलोग्राम। खेलोग्राम अभी हमने उसको लॉन्च नहीं करा, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल हम उसको लॉन्च करें। उससे ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाएगा। क्योंकि मेरा हमेशा से ही रहा, जो भी मैंने करा आज तक, जो भी मैं करते आया हूँ, सबसे यूनिक करते आया हूँ। बाद में भले लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन सबसे यूनिक करते आया हूँ और सबसे अलग करते आया हूँ और बेस्ट करते आया हूँ। आई थिंक दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन कंट्रीज़ का नाम ही हम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की वजह से जानते हैं। तो आई होप इंडिया में ओलंपिक्स भी ऐसे ही हो, ओलंपिक स्पोर्ट्स में ऐसे ही लोग खेलें और हम चाइना से ज़्यादा मेडल लेकर आएँ। होप सो। 2036 अहमदाबाद ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स से कितने बदलाव आते हैं। एंड हम कभी भी इंटरनेशनल कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं या इंटरनेशनली हम ट्रैवल करते हैं, तो ऑलवेज कंट्री को जो थॉट्स मिलती है वो स्पोर्ट्स की वजह से मिलती है। अब मेरे को कोई स्पेनिश दिखेगा तो मेरे दिमाग में स्पेन नहीं आएगा, मेरे दिमाग में आएगा कि फुटबॉल वाली कंट्री है। तो ऐसे ही, क्योंकि ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इतने बड़े स्पोर्ट्स हैं या इतने बड़े टूर्नामेंट हैं जहाँ पर आपकी कंट्री को एक ओहदा मिलता है, आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल नीरज भाई ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, उनका ओहदा बिल्कुल अलग हो गया। अब वो जहाँ भी जाते हैं, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। लेकिन वही कि अगर उनका मेडल नहीं आया हुआ रहता, ये कौन से देश से आते हैं, इनका तो कभी मेडल ही नहीं है, ऐसा उनको भी नहीं है। ऐसा सभी प्लेयर्स को, मुझको भी, सबको सुनने के लिए मिलता ही मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं और करने। और सीधी सी बात ये कि एक एथलीट की लाइफ बहुत कंजेस्टेड, बहुत टॉक्सिक लाइफ होती। क्यों होती है? क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेशन में हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप हमें नहीं जान रहे। लेकिन आज अगर कोई मेरा मेडल आ गया तो मेरे को कह दिया जाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दोस्त है, ये वो। तो डेट्स अ डिफरेंस। आप हमें जब सपोर्ट कीजिए जब हमें ज़रूरत है। बिल्कुल आप जब सपोर्ट करें जब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास लोग आएंगे। तो यही सारी डिफरेंस है स्पोर्ट्स में। अब आपने जैसे बताया कि लोग आपको जानते हैं जब मेडल आता है, उससे पहले कोई पूछता भी नहीं है। तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो 1 या 2 या कुछ भी अचीव थोड़ा सा भी कर लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा फेम मिल जाता है। तो ये फेम को कैसे आपने कंट्रोल किया या कैसे आप हम्बल रहते हैं फेम के बाद भी? देखिए, फेम एक किराए का घर है।
आज आपके पास है तो कल मेरे पास है। बिल्कुल सही बात है। वो स्टेबल नहीं है। मैंने रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड ब्रेक होगा ही होगा। और फेम को अगर हमने मेंटेन नहीं करा तो डिफेम होने में वो एक क्लिक मांगता है बस। एब्सोल्युटली। तो फेम, आई थिंक फेम के लिए अगर जीना है तो कोई जीना नहीं है, नेम के लिए जीना है तो जीना है। बिल्कुल, आज आपके पास है, कल किसी और के किसी पास और है। के पास है। अब आप नेक्स्ट कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं? नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियनशिप। कहाँ पर है ये? वेन्यू नॉट क्लियर राइट नाउ। ओके। कुछ और पार्टिंग वर्ड्स आप कहना चाहेंगे किसी बच्चे के लिए जो ये देख रहा है? अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स आपने स्टार्ट करा है, विज़न के लिए रखिए, मिशन के लिए रखिए, अपने एम पे टारगेट कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अगर आपके ऊपर टैलेंट है, टैलेंट आपका अच्छा है, लोग देख रहे हैं, आज ना कल आपका कोई टैलेंट दिखेगा और कभी ना कभी आप उस लेवल पे आके रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। और एक लाइन जो आप स्कूल के लीडर्स को कहना चाहेंगे कि ये प्लीज़ मत करिए स्कूल में। फ्रॉड, मतलब? स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड। मतलब बताएंगे कुछ मतलब और? ये लाइक अभी फॉर एग्जांपल समर वेकेशन था। समर वेकेशंस में स्कूल ने सारे बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आपको ये फाइल रेडी करनी है, फिजिकल फाइल रेडी करनी है, ये चार्ट्स क्रिएट करने हैं, ये देन उसके बाद आप उनका क्या करते हैं? या तो आप बनवाइए मत। बिल्कुल सही बात है। बच्चा मेहनत करके बना रहा है, क्योंकि उस एक टाइम पे हमने भी बनाया है और हमने बाद में जाके उनको बेचा है। तो या तो हम उस चीज़ को बनवाए नहीं, या तो अगर हम कुछ बनाकर दे रहे हैं तो आप उसको रखिए। मैं ये, अगर आपने मेरे से इतने क्वेश्चंस पूछ लिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने स्कूल टाइम में, स्कूल में आपने जितनी भी चीज़ें बना के दी होंगी, क्या उन्होंने एक भी चीज़ रखी होंगी संभाल के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं रखता। और आप किस वे पे बनवा रहे हैं कि बच्चे का टैलेंट हम देख रहे हैं। आप क्या टैलेंट देख रहे हैं जब आप उसके टैलेंट की चीज़ों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। या तो आप एक स्कूल टाइम में ना, स्कूल के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि वो स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, ये स्टूडेंट सिंगिंग में अच्छा है, ये स्टूडेंट डांस में अच्छा है। तो वो स्कूल उन पेरेंट्स को सामने आके बोले कि आपका बच्चा इसमें अच्छा है। लेकिन नहीं, उनको तो कंटिन्यू क्लासेस बढ़ानी है, कंटिन्यू उनको अपने क्लासेस के फीस अब दिखाने हैं। बिल्कुल। वो चीज़ मेंशन करेंगे जहाँ पे उनका फ़ायदा दिख रहा हो। ठीक है, बिजनेस इज मस्त, लेकिन आई थिंक स्कूल टाइम में एक बच्चे का ओरिजिनल टैलेंट दिख जाता है कि बच्चा ये करेगा और इस चीज़ में अच्छा है। बहुत बच्चे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में अच्छे होते हैं। मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी, उनकी बेटी थी, वो पेंटिंग्स बहुत अच्छा बनाती थी। तो मैम ने उनका तो पेंटिंग देख लिया, लेकिन स्टूडेंट का तो नहीं देखा ना, बाकियों कभी। का नहीं देखा। तो वो भी तो एज एन स्टूडेंट थे। तो स्कूलों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एटलीस्ट आप देखिए। तो कुछ एक मस्ती वाला मोमेंट जो आपको स्कूल का याद हो? लड़ाइयाँ याद है, बहुत लड़ाइयाँ करी हैं आपने। डेली, बिना लड़ाई के तो घर ही नहीं जाता था। भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतना कुछ नया सीखने को मिला, और आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत वैल्यू ऐड होगी, और पिस्टल शूटिंग बहुत आगे जाएगा, और आई होप इंडिया के लिए आप 100 और मेडल लाएंगे, या 100 से भी ज़्यादा लाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्कूल कास्ट विद अव्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू।